हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लॉयन हार्ट कीन लर्नर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 साउंड। साउंड मीन्स कोई भी ध्वनि, आवाज। ये भगवान का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है इस जीवन को, जिसके बिना हम लोग अपने विचारों को एक दूसरे के साथ व्यक्त नहीं कर सकते। अगर साउंड है तो हम लोग एक दूसरे को अपने विचार बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो साउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट wave which enable us to hear. Now, reading. How do you come to know that a period is over in your school? किस प्रकार से आपको पता चलता है कि स्कूल में पीरियड खत्म हो चुका है? You come to know easily that someone is at your door when he knocks. आपको अच्छी पता तब चलता है जब कोई आपके घर के दरवाजे को नॉक करता है, या यू हियर द साउंड ऑफ द डोरबेल, या आपको डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स। और बहुत से ऐसे टाइम भी आते हैं कि आपको पता चलता है कि कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है बाय द फुटस्टेप्स साउंड। You might have played a game called hide and see. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? आप सभी हाइड एंड सी गेम खेलते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, उस प्लेयर को किस प्रकार से पता लगता है कि कौन आपके कितना नजदीक आ चुका है। साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ के अंदर अदा करती है। साउंड से ही हम किसी दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी हेयर ए वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग, और हमें बहुत सी प्रकार की साउंड सुनाई देती हैं हमारे वातावरण में, हमारे चारों तरफ। मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हेयर इन योर सराउंडिंग। आप इनकी लिस्ट बना सकते हैं, किस किस प्रकार की आप आवाज सुनते हैं अपने चारों तरफ। इन द म्यूजिक रूम of your school, you hear the sound produced by musical instruments like flute, तबला, हारमोनियम, etc. आपके म्यूजिक रूम में आप सुनते हैं अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज, जैसे फ्लूट, तबला और हारमोनियम की। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? किस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस होती है। हाउ डज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? किस प्रकार से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। हाउ डू वी हियर साउंड? किस प्रकार से हमें सुनाई देती है। वाई आर साउंड लाउडर देन अदर्स? क्यों साउंड भारी हो जाती है दूसरों से। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तो आपके सामने जैसे सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबला, सितार, फ्लूट, हारमोनियम, एटसेट्रा। नाउ 13.1 साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। एक्चुअल में साउंड है क्या? साउंड इज ए वेव। ये एक वेव है। वेव मीन्स समझते हो, तरंग, जो
प्रोपोगेट करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और प्रोड्यूसिंग कैसे होती है, किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो हमें सुनाई देती हैं। नाउ 13.1, टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज। आप टच करके देखें स्कूल बेल को जब वो यूज में नहीं है। व्हाट डू यू फील, क्या फील करते हैं आप। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, और जब ये साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है तो उसको दोबारा से टच करके देखें, क्या फील करते हो आप, क्या उसमें वाइब्रेशंस चलती हैं। नाउ एक्टिविटी 13.1, टेक अ मेटल प्लेट, हैंग इट at a convenient place in such a way that it does not touch any wall। हम एक हैंगिंग प्लेट टांग लेते हैं इस प्रकार से, किसी भी बर्तन को हम टांग सकते हैं और स्ट्राइक करेंगे इसके साथ किसी भी दूसरे मेटल या वुडन स्टिक को, जिससे क्या होगा, इसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होंगी। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक्स एंड होल्ड इट टाइटली with your hands immediately after striking। do you still hear and the sound, क्या आपको आवाज सुनाई देती है। touch the plate after it stops producing sound, can you feel the vibration now। और जैसे ही साउंड प्रोड्यूसिंग बंद हो जाए उसके बाद उसको टच करके देखें प्लेट को, क्या उसमें कोई वाइब्रेशन होती है, नहीं, कोई भी किसी प्रकार की वाइब्रेशन उसके अंदर नहीं रहती है। नाउ 13.2, टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स, जैसे कि फिगर 13.3 में दिखाया गया है। इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच्ड रबर। इस प्रकार से स्ट्रेच रबर को इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक पेंसिल बॉक्स लेते हैं, उसके ऊपर रबड़ लगाते हैं, उनके बीच में 2 पेंसिल्स इस प्रकार से डाल देते हैं कि उसके बीच में रबड़ खिंची रह जाए। जैसे ही हम उसको अब थोड़ा सा हाथ से हिलाएंगे तो बैंड के अंदर वाइब्रेशंस पैदा होंगी और हमें हल्की सी बीं की आवाज सुनाई देगी। नेक्स्ट, एज यू लर्न इन क्लास 7th, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मीन्स बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे की जो मोशन है उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। When a tightly stretched band is pulled, it vibrates and produces sound। जैसे हम उसको थोड़ा खींच के छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेशन करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। When it stops vibrating, it does not produce any sound। जैसे ये वाइब्रेशन बंद हो जाती है तो उसकी साउंड नहीं निकलती बाद में। Now एक्टिविटी 13.3, टेक a metal dish, pour water in it, strike it at its edges with a spoon, do you hear a sound, again strikes the dish and then touch it, can you feel the dish vibrating, strike the dish again, look at the surface of water, do you feel any wave there, now hold the dish, what change do you observe on the surface of water, can you explain the change, is there a hint to connect sound with the vibrations of a body। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 13.4 के अंदर किस प्रकार से एक बर्तन को पानी से भर लिया जाता है और उसके साथ स्पून को टच किया जाता है, जैसे ही थोड़ा सा स्ट्राइक किया जाता है तो आप देख सकते हैं पानी के अंदर हल्की हल्की वेव्स बनती हैं जो इंडिकेशन देती हैं कि हमारी जो प्लेट है वो वाइब्रेटिंग हो रही है। नाउ we see that a vibrating object produce sound. In some cases the vibration are easily visible to us, but in most cases their amplitude is so small that we cannot see them, however we can feel them। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम ईजिली देख सकते हैं कि ये वाइब्रेशन कर रही हैं, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम वाइब्रेशंस को देख नहीं पाएंगे, लेकिन उसको अगर टच करेंगे तो उसको हम फील कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर वाइब्रेशंस गोइंग ऑन। नाउ एक्टिविटी 13.4, टेक अ होलो कोकोनट सेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा। यू कैन आल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट, प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट।
इसमें क्या होगा, एक तारा बनाने के लिए हम देखेंगे जैसे ही इसको हम थोड़ा सा मूव करते हैं तो इसके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो वाइब्रेटिंग करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आप देखेंगे इसका जो होलो पार्ट्स है, एक तारे के अंदर जो होलो पार्ट होता है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन लगी होती है वो तार के साथ वाइब्रेशन करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 13.1। कंप्लीट रेस्ट ऑफ द टेबल। मीन्स आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है जो वाइब्रेटिंग करते हैं, जैसे 13.1 टेबल में वीणा, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तबला, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और इसी प्रकार से अलग अलग तरह के आप इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिख सकते हैं और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, many of you might have seen the manjira cymbals, the ghatams, and the nut pots, and the kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or struck. Can you name a few other musical instruments of this type? You too can make a musical instrument. आप बना सकते हैं घटम। इस प्रकार से एक घड़ा लो और उसको अच्छे से आप बजा सकते हैं, तो एक रिपीटेड जो प्लेजेंट साउंड आएगी, दैट वन इज द म्यूजिक फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नाउ फिगर 13.6 में आपको दिखाया है फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मंजीरा, दिस इज द मंजीरा। विच वन इज दैट? दिस इज द मंजीरा। नेक्स्ट, activity 13.5. Take 6-8 bowls or tumblers, fill them with water up to different levels, increasing gradually from one end to the other. Now take the pencil and strike the bowls gently. Strike all of them in succession. You will hear pleasant sound. This is your जल तरंग। इस प्रकार से आप एक अरेंजमेंट कर सकते हैं जिसके अंदर क्या है, अलग अलग तरह के जो गिलास लेके उनको अलग अलग हाइट तक वाटर फिलअप किया गया है, और जब आप इससे अब हल्के हाथ से बजाएंगे, स्ट्राइक करेंगे इसको एक स्टिक से, तो इसकी अलग अलग आवाज निकलेगी हर एक से। तो दिस इज योर जल तरंग। When you pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string. The whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. Similarly, when we strike the membrane of mridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. Now 13.2 sound produced by humans. Humans के द्वारा किस प्रकार से साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। Speak loudly for while as sing a song, or buzz like a bee, but your hand on your throat as shown in figure 13.8. Do you feel any vibration? In humans, the sound is produced by the voice box and larynx. इंसान के अंदर, ह्यूमंस में, जो आवाज है वो वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस होती है, जिसे हम लायनेक्स भी बोलते हैं। Put your finger on the throat and then find a hard bump that seems to move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. Means this is figure 13.8 voice box in humans. आप देख सकते हैं हमारे जो गला है इसके पास
नीचे थोड़ा एक अलग सा पार्ट होता है, इस पार्ट के जस्ट डाउन साइड हमारा लाइनेक्स बॉक्स यानी कि वॉइस बॉक्स होता है। और इसकी जो वोकल कॉर्ड हैं, मीन्स जो इसमें वोकल कॉर्ड्स हैं, दीज आर द वोकल कॉर्ड्स, ये हल्की वाइब्रेशन करती है जब भी हवा इनके बीच में से निकलती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। व्हेन द लंग्स force air through the silt, the vocal cord vibrate producing sound. Muscles attached to the vocal cord and can the cords tight or loose. When the vocal cords are tight and then thin, the type of quality of voice is different. From that, when they are loose and thick, let us see how the vocal cord function. Now, activity 13.6. Take two rubber strips of the same size, place these two pieces one above the other and stretch them tight. Now, blow air through the gap between them. As the air blows through the stretched rubber strips, a sound is produced. You can also take a piece of paper with a narrow slit and hold it between your fingers as shown in figure 13.9. Now blow through the slit and listen to the sound. Our vocal cord produce sound in the similar manner. इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, दो पेपर को हाथ में पकड़ा गया है और इनके बीच में से हवा को तेजी से निकाला जाता है, तो इनमें से भी साउंड प्रोड्यूस होती है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इस प्रकार से भी साउंड प्रोड्यूस होती है। वर्किंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स, इसी प्रकार से हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी कार्य करती हैं। नेक्स्ट, द वोकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, इन वुमेन these are about 15 mm long. Children have very short vocal. This is the reason why the voices of man, woman and children are different. तो सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे इंसान में मैन के अंदर 20 mm लॉन्ग है, वुमेन में 15 मिलीमीटर, तो इसी प्रकार से बच्चों में इससे भी छोटी है वोकल कॉर्ड, जिसके कारण बच्चों की आवाज़ और भी ज़्यादा पतली और तीखी होती है। नाउ 13.3, साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। मीन्स साउंड एक वेव है और वेव को मीडियम की आवश्यकता होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मीन्स जहां पर मीडियम नहीं मिलेगा, मीन्स कोई भी माध्यम नहीं होगा, वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। जैसा कि आपने देखा है हमारी अर्थ से आउटसाइड स्पेस के अंदर वैक्यूम होता है, वहां किसी प्रकार का कोई मीडियम नहीं होता, जिसके कारण क्या है वहां पर आवाज ट्रेवल नहीं करती, साउंड एक से दूसरे के पास नहीं जाती। When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate or travels to her? Activity 13.7 के द्वारा हम सीखेंगे। Take a metal or glass tumbler, make sure that it is dry. Place a cell phone in it. मीन्स एक ग्लास टम्बलर लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको बिल्कुल सुखा लेंगे, उसके बाद उसके अंदर अपना सेल फोन रख देंगे। रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी कीप्ड इन वाटर, पानी के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए। आस्क योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, लिसन टू द रिंग केयरफुली। नाउ सराउंड्स द rim of the tumbler with your hands. Put your mouth on the tumbler. Sound needs a medium to travel. Means अगर टम्बलर के अंदर किसी प्रकार का मीडियम है तो हमें ये आवाज़ सुनाई देगी, अदरवाइज हमें सेल फोन की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट, opening between your hand indicates to your friend to give a ring again. Listen to the ring while sucking air from the tumbler. Does the sound become fainter as you suck air? Remove the tumbler from your mouth. Does the sound become loud again? Means इसमें क्या है कि टम्बलर मोबाइल अंदर रखा है,
हमने इसकी जितनी भी हवा है उसको अपने हाथ मुंह से खींच लिया, मीन्स अंदर उसके क्या है, हवा बहुत कम रहेगी, ना के बराबर। तो उस हवा ना रहने की वजह से वहां मीडियम नहीं मिलेगा इसको, जिसके कारण क्या है, सेल फोन की जो साउंड है वो स्लो हो जाएगी। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। कैन यू थिंक एन explanation? Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? Yes, indeed. If you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. Actually, sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through vacuum. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती, मीन्स साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई माध्यम जरूर चाहिए होता है जिसके द्वारा साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपोगेट कर सकती है। नाउ एक्टिविटी 13.8, टेक ए बकेट और ए bathtub, fill it with clean water. Take a small bell in one hand, shake this bell inside the water to produce sound. Make sure that the bell does not touch the body of bucket or tub. मीन्स इस प्रकार से हम एक टब जो कि पानी से भरा हो और उस टब के अंदर, जैसा कि फिगर 13.11 में दिखाया गया है, एक बेल को अपने हैंड से रिंगिंग करेंगे, तो हम इस चीज का ध्यान रखते हुए कि हमारे कान में पानी ना जाए और हम ट्राई करेंगे बेल सुनने की। अगर बेल सुनाई देती है, इट मीन्स लिक्विड्स में से भी साउंड ट्रेवल करती है, लिक्विड्स में से भी साउंड ट्रेवल करती है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 13.9, टेक अ मीटर स्केल or a long metal rod and hold it one end to your ear. Ask your friend to gently scratch or tap at the other end of the scale. Means सिंपल, इस प्रकार से 13.12 में जिस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से एक मीटर स्केल को पकड़ा जाए और हम उसे अपने कान से लगा लें और दूसरा जो फ्रेंड है उस पर कोई स्क्रैच या कोई टिप की आवाज़ करे किसी भी चीज़ से, तो हमें वो सुनाई दे या ना दे, इस चीज़ को हमने महसूस करना है। अगर सुनाई देती है तो इट मीन्स साउंड ट्रेवल्स थ्रू ए सॉलिड्स, सॉलिड्स के अंदर से भी साउंड ट्रेवल करती है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग? आस्क योर फ्रेंड अराउंड you if they were able to hear the same sound. Next, you can also perform the above activity by placing your ear at one end of long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. इस प्रकार से भी हम लोग स्कूल्स में भी बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि हम जब अपने डेस्क के ऊपर बैठे होते हैं तो एक अगर हमने ईयर को डेस्क से लगाया हुआ है तो दूसरा फ्रेंड कोई भी किसी प्रकार से बीट करता है उसको, तो हमें वो साउंड सुनाई देती है। मीन्स साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। नाउ we find that sound can travel through wood or metals. In fact, sound can travel through any solid. You can perform interesting activities to show that sound can also travel through steering. Have you ever made a toy telephone? Can you say that sound can travel through strings? Yes, हम टॉय टेलीफोन बना सकते हैं। किस प्रकार से, आपको मैं लास्ट में इसके बारे में अच्छी तरह से बताऊंगा, जैसा कि फिगर 13.14 में दिया हुआ है। बने रहें लास्ट तक, अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को। We have learned so far that vibrating object produce sound and it is carried in all direction in a medium. The medium could be a gas, a liquid or a solid. How do we hear it? किस प्रकार से हम सुन सकते हैं इन सभी लिक्विड्स के होते हुए। Now 13.4, we hear sound through our ears. हम ध्वनियों को सुनते हैं अपने कानों के द्वारा।
The shape of our outer part of the ear is like a funnel. When sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called a eardrum. It performs an important function. To understand what the eardrum does, let us build a tin can मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। किस प्रकार से टिन कैन का बना सकते हैं, तो एक्टिविटी 13.10 में दिखाया गया है। इस प्रकार से हम ईयर ड्रम का मॉडल बना सकते हैं टिन कैन से। मीन्स एक टिन का कैन लें और उसके ऊपर रबड़ लगाएं और उसके ऊपर थोड़ा सा कोई मिट्टी के कण रख लें। जैसे हम बोलते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। वो वाइब्रेशंस हम महसूस कर सकते हैं जब हमारी मिट्टी या जो सीड्स हैं किसी भी चीज़ के वो हिलते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। तो इस प्रकार से ही हमारा जो ईयर ड्रम है वो भी वाइब्रेशन करता है। तो ईयर ड्रम के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। द ईयर ड्रम इज लाइकली stretched rubber sheet. Sound vibration make the eardrum vibrate. The eardrum sends vibrations to the inner ear. From there the signal goes to the brain. That is how we hear. जो कि हमें सुन सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैं अंत में भी जरूर बताऊंगा, इसलिए बने रहें वीडियो के साथ। दिस इज द आउटर ईयर, दिस इज द फनल और दिस वन इज द ईयर ड्रम। और ये हमारी 3 अलग अलग प्रकार की हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है। और इससे आगे कचौलिया और इसमें से ऑडिटरी नर्व्स जो निकलती हैं वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं कि हमने क्या सुना है। तो इस प्रकार से 13.16 में आप देख सकते हैं ह्यूमन ईयर, और इसके बारे में लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा और एक नए तरह का डायग्राम दिखाने की कोशिश करूंगा। नाउ 13.5 एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन वाइब्रेशन। वी हैव लर्नड दैट द टू एंड फ्रो मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम ऑसिलेटरी मोशंस भी बोलते हैं, जैसा कि आपको प्रीवियस चैप्टर्स में कुछ बताया गया है 6th और 7th क्लास में। You have already learnt in earlier classes about the oscillatory motions and its time period. The number of oscillation per second is called its frequency. Frequency के बारे में बता दिया गया है आप लोगों को। Frequency is expressed in hertz. जो frequency की यूनिट है उसे hertz बोलते हैं। Its symbol is Hz. A frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second. If an object oscillates 20 times in 1 second, what would be its frequency? Means 20 hertz इसकी frequency रहेगी। You can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them. How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? Amplitude and frequency are 2 important properties of any sound. Can we differentiate sound on the basis of their amplitudes and frequencies? Means हम सुनते हैं अलग अलग प्रकार की साउंड को, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट्स अलग अलग प्रकार की साउंड निकालते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है कि वो अलग अलग प्रकार की साउंड निकालते हैं? इसमें जो अंतर पाया जाता है उसके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के अंदर अंतर पाया जाता है। ऐसी प्रॉपर्टीज के अंदर अंतर पाया जाता है जिनसे उसकी साउंड्स अलग प्रकार की हो जाती है। नाउ लाउडनेस एंड पिच। साउंड की जो लाउडनेस है और पिच के बारे में आपको जानकारी दूंगा। बाकी बने रहे अंत तक। फिर मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि लास्ट में मैं बताने जा रहा हूं इसके बारे में भी। पिच क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव क्या है, डायग्राम के द्वारा आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा लास्ट में। नाउ एक्टिविटी 13.11 टेक अ मेटेलिक टम्बलर एंड ए टेबल स्पून, स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। इस प्रकार से तो आप महसूस कर पाएंगे कि किस प्रकार से
थर्माकोल बॉल टचिंग द वाइब्रेटिंग ग्लास टम्बलर, किस प्रकार से टच करती है वाइब्रेशन होते हुए ग्लास टम्बलर को। Hear the sound produced. Now bang the spoon on the tumbler and hear the sound produced again. Is the sound louder when the tumbler is struck here hard? जैसे हम तेज मारते तो साउंड अलग प्रकार की, धीरे मारते तो साउंड अलग प्रकार की, सेम इंस्ट्रूमेंट्स में से। नाउ सस्पेंडेड a small thermocol ball touching the rim of the tumbler, vibrating the tumbler by striking it. See how far the ball is displaced. मीन्स पहले जब हल्का वाइब्रेट किया था तो कितनी दूर बाल गई थी, अब जब दोबारा हमने जोर से वाइब्रेट किया है तो कितनी दूर बाल जाती है, तो इससे हमें उसकी वाइब्रेशंस का पता भी चल जाता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज ए मेजर of the amplitude of vibration of the tumbler. Now strike the tumbler gently and then a little hard. Compare the amplitude of the vibration of the tumbler in two cases. In which case is the amplitude larger? कौन से केस में एम्पलीट्यूड लार्जर होगा? जिस केस में एम्पलीट्यूड लार्जर होगा लाउडनेस ज्यादा रहेगी। Now loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. For example, if the amplitude becomes twice, the loudness increase by a factor of 4. The loudness is expressed in unit called decibel. Decibels के अंदर हम इसको बताते हैं loudness को. The following tables gives some idea of the loudness of sound coming from various sources. जैसे normal breathing 10 decibel, soft whisper 30 decibel, normal conversations 60 decibel, busy traffic 70 decibel, average factory 80 decibel. तो above 80 decibel the noise become physical painful. मीन्स 80 डेसिबल क्या है हमारे लिए नॉइसफुल हो जाती है, मीन्स जैसे हमें तंग करने वाली आवाज हो जाती है और ये हमारे लिए पेनफुल होती है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड, व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस इज फीवेबल, कम रहेगी साउंड, उस समय में धीरे निकलेगी। कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विद दैट ऑफ एन अडल्ट, किस हम कंपेयर कर सकते हैं साउंड को, बेबी की साउंड को और अडल्ट की। इज देयर एनी डिफरेंस? Even if two sounds are equally loud, then they differ in some way. Let us see how, किस प्रकार से ये अलग होंगी। I wonder why my voice is different from that of my teacher. The frequency determines the shrillness or pitch of sound. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has lower pitch. For example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces loud voice. बहुत ज़्यादा लाउड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट आएगा अब इसमें, a low pitch sound on the other hand, a whistle has high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. A bird makes a high pitched sound, whereas a lion makes a low pitched sound roar. However, the roar of a lion is very loud, ooh, while the sound of the bird is quite feeble. Every day you hear the voices of children and adults. Do you find any difference in their voices? Can you say that the frequency of the voice of children is higher than that of an adult? Usually the voice of an woman has a higher frequency than that of a man. Man से ज़्यादा होती है। Now 13.6 के अंदर हम सीखेंगे ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड्स के बारे में। ऑडिएबल साउंड्स, वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कैन वी हेयर द साउंड ऑफ all vibrating bodies? The fact is that sound of frequencies less than
अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, मीन्स 20 हार्ट से अगर कम की आवाज है हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिएबल साउंड्स। ऐसी साउंड्स को इनऑडिएबल साउंड्स कहते हैं जो हमारे द्वारा नहीं सुनी जा सकती, मीन्स लेस देन 20 हार्ट से नीचे जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ऑन द अदर हैंड, on the higher side, sound of frequencies higher than about 20,000 vibration per second, means 20 kilohertz are also not audible to the human ear। हम 20,000 हार्ट्स की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड या इससे ऊपर वाली साउंड नहीं सुन सकते, तो वो भी हमारे लिए क्या रहेगी, नॉट ऑडिएबल, मीन्स नॉन ऑडिएबल साउंड रहेगी वो भी। दस द ह्यूमन ईयर, द रेंज ऑफ द ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 हार्ट्स टू 20,000 हार्ट्स, हम सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 हार्ट्स, डज 20 हार्ट्स तक की 20,000 हार्ट्स तक की साउंड को कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं, जैसे कि डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, वो सुन सकते हैं। द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसिल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमंस कैन नॉट। दस अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट familiar to use for investigating and tracking many medical problems works at frequency higher than 20,000 hertz। इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर अल्ट्रासाउंड को किया जाता है किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नाउ 13.7 नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस क्या है और म्यूजिक क्या है, तो इनमें डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको बताता हूं मैं अभी। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस इन द साउंड ऑलवेज प्लेसिंग, मीन्स जो साउंड है वो हमेशा सुनने में अच्छी होनी चाहिए, सुनने में शानदार होनी चाहिए। डज ए साउंड समटाइम काज डिसकम्फर्ट टू यू। कई बार क्या है, साउंड हमें तकलीफ देती है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू ईयर। कुछ साउंड्स हमारे कानों के लिए अच्छी रहती हैं, शानदार होती हैं, सुनने में खुशी मिलती है। वेयर एज सम आर नॉट, कुछ नहीं होती। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। आपके आस पड़ोस में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड प्लेजिंग। क्या वहाँ से जो साउंड आती हैं वो आपको सुनने में अच्छी लगती हैं, खुशी मिलती है उससे आपको? तो आपका सिंपल सा जवाब होगा नहीं। तो ऐसी साउंड्स, डू यू इंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस बाय द हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स। क्या उनको इंजॉय करते हैं आप? सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। जो सुनने में अजीब सी लगें, जो हमारे कानों को ना भाएं, ऐसी साउंड्स को हम कहते हैं नॉइस। इन क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड। उस साउंड्स को हम क्या कहते हैं जब सभी बच्चे आपस में बात करने लग जाएं, तो दैट वन इज द नॉइस। ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और दूसरी तरफ आप इंजॉय करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली साउंड्स को। म्यूजिकल साउंड्स इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर, हमारे कानों को खुशी देने वाली होती है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम इज ए म्यूजिकल साउंड। द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार also gives out a musical sound, but if a musical sound become too loud, would it remain melodious। क्या ये बहुत ज़्यादा अगर साउंड हो जाए म्यूजिक की, क्या वो हमारे लिए मेलोडियस रहेगी? नहीं, वो हमें नॉइस के रूप में तंग करना शुरू कर देगी और डीफनेस को बढ़ावा देगी। नाउ 13.8 नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन हमारे अराउंड चलता रहता है। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं आप। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड द पार्टिकल इन
एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस, हवा के अंदर आ जाती हैं जो हवा को जहरीला बना देती हैं हमारे लिए, ऐसे एयर को एयर पोल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। इसी प्रकार से एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स जो हमारे सराउंडिंग के अंदर होती हैं, इन्वायरमेंट में होती हैं, दीज आर कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? बना सकते हो आप लिस्ट? यस, बना सकते हैं। द मेजर काज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एटसेट्रा। What sources in the home may lead to noise? Television and transistor radio at high volume, some kitchen appliances, desert cooler, air conditioners all contribute to the noise pollution. ये सभी noise pollution के अंदर अपना अपना भाग पार्ट अदा करते हैं। Now, what are the harms of noise pollution? नॉइज पोल्यूशन के हमारे ऊपर कौन से हार्म्स हमारी हेल्थ को लेके होते हैं? डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग मे काज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स? क्या आप जानते हैं कि एक्सेसिव नॉइस हमेशा हमारे लिए दुखदाई होती है और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करती है। एक्सेसिव नॉइस हमेशा हमारे अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं, एंजाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स में बी काज्ड बाय द नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के कारण ही होते हैं। ए पर्सन हु इज एक्सपोज टू ए लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पार्टमेंट ऑफ हियरिंग। मीन्स उसकी हेयरिंग का लॉस हो जाएगा। मीन्स उसके जो ईयर ड्रम्स है वो काम करना बंद कर देंगे, इतने लूज हो जाते हैं कि उसे ऊंचा सुनाई देने लगता है या फिर बिल्कुल खत्म हो जाता है। नाउ मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन। टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइज। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? फॉर दिस साइलेंस डिवाइसेस। तो आपको मैं कुछ थोड़ा सा बताऊंगा हियरिंग इम्पार्टमेंट के बारे में। Total hearing impairment, which is rare, is usually from birth itself. Partial disability is generally the result of a disease, injury, or age. Children with impaired hearing need special care by learning sign language. Means ऐसे कुछ बच्चे जिनका जो बोल नहीं सकते, जो बर्थ से ही सुन नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली अलग से एक लैंग्वेज बनाई गई जो सिर्फ साइन लैंग्वेज के नाम से प्रसिद्ध है। तो बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हेयरिंग ए child with a hearing loss may have defective speech also. Technological devices for the hearing impairment have made it possible for such persons to improve their quality of life. Means कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस प्रिपेयर कर लिए गए हैं इंसान के द्वारा, जिसके द्वारा जिनको कम सुनाई देता है या ऊंचा सुनाई देता है उनको मशीन्स के द्वारा अच्छा सुनाई देना लग जाता है, अच्छा सुनाई देने लग जाता है। ताकि वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से सोसाइटी के अंदर इंजॉय कर सकें। नाउ कम बैक टू आवर मेन पॉइंट्स। मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट्स, इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। मीन्स हम बात कर रहे थे मेजर टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन को किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो हम इंस्टॉल करें एयरक्राफ्ट्स, इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस के अंदर क्या इंस्टॉल करना चाहिए? साइलेंसिंग डिवाइसेस को इंस्टॉल करना चाहिए। हाउ कैन द नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन ए रेजिडेंशियल एरिया? किस प्रकार से कर सकते हैं? ऑल नॉइसी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। मीन्स
कोई भी ज़्यादा नॉइसी जो भी प्रोग्राम हैं उनको हमें दूर रखना चाहिए रिहायशी इलाकों से। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अप अवे फ्रॉम सच एरियाज। ऐसे जैसे कोई इंडस्ट्री है, कारखाने हैं, उनको हमेशा रिहायशी इलाकों से दूर बनाना चाहिए ताकि उनकी नॉइस इंसानों को तंग ना कर सके। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड, और कम से कम ऑटोमोबाइल के हॉर्न्स यूज करने चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स, और जितने भी टीवी और म्यूजिक सिस्टम्स हैं उनकी जो आवाज़ है वो भी धीरे धीरे, जितनी आवाज़ आपको सुननी है सिर्फ उतने तक ही, उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस ना करें। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट्स, और जितने ज़्यादा उसके ट्रीज सड़कों के दोनों तरफ और बिल्डिंग के चारों तरफ लगाएं, जिससे क्या होगा कि आने वाली जो साउंड है वो कम हो जाएगी। मीन्स जो नॉइस है वो कम से कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इनसे टकराकर साउंड भी रिड्यूस होती है। दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द नॉइस पोल्यूशन, और इस प्रकार से हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं साउंड के उनको कम किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे डायग्राम्स के बारे में जो हमें, जैसे ईयर डायग्राम हैं, इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, इन चीज़ों के बारे में, लाउडनेस, पिच, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बने रहें। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सा प्लेस है जहाँ से हमारे अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट वन इज़ द वोकल कॉर्ड, और ये जस्ट हमारे ट्रैकिया के ऊपर होती है। मीन्स दिस इज़ द ट्रैकिया, दिस वन इज़ द ट्रैकिया, और ट्रैकिया के इस पार्ट पे हमारे क्या है, वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो हम देख सकते हैं। दिस वन इज़ द वोकल कॉर्ड, और इसके अंदर वोकल कॉर्ड मीन्स कौन सी वोकल कॉर्ड है? दीज आर द वोकल कॉर्ड्स which produces sounds when air blows between them. Now human ear structure. Human ear structure क्या है? Human ear structure जो है that one is this. This is the pinna. Pinna means सारी साउंड को कलेक्ट करता है, आउटर साउंड को कलेक्ट करता है हमारा पिन्ना। दिस इज वन इज द पिन्ना। और इसके बाद ये साउंड हमारी जाती है हमारे ईयर ड्रम के पास। दिस वन इज द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के पास जाती है, और ये ईयर ड्रम इस साउंड को प्रोसेस्ड करता है हम्मर एनविल स्टीयरनप 3 टिनी ईयर बोन्स इनके पास, और ये वाइब्रेशन करती हैं, जिस वाइब्रेशन को हमारी ऑडिटरी नर्व्स ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और ये ऑडिटरी नर्व्स ब्रेन तक हमारी साउंड को कचौलिया से लेकर ब्रेन तक ट्रैवल करती हैं, और ब्रेन हमारा क्या है, इसको सुनता है। इसमें ईयर स्ट्रक्चर के अंदर मेनली 3 पार्ट्स हैं, जैसे आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर, दिस वन इज द आउटर ईयर। इनर ईयर, सच मिडल ईयर, एंड दिस वन इज द इनर ईयर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कप फोन सिस्टम प्रोजेक्ट। मीन्स इस प्रकार से एक अरेंजमेंट बनाया जाएगा थ्रेड विद द 2 कप्स, और इनको इस प्रकार से मीन्स हमारा जो थ्रेड है वो सीधा होना चाहिए, और उसके बाद एक बोलेट दूसरे को सुनाई देगा ही देगा 100%, क्योंकि ये काम हमने अपनी क्लास में भी किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट्स के द्वारा, कुछ इस प्रकार से भी। नेक्स्ट, लो पिच हाई पिच। आप देख सकते हैं एक वेव आपको दिखाई गई है, वेव डायग्राम बनाया गया है, ग्राफ जिसे हम बोलते हैं। लो पिच में और हाई पिच में डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज का। मीन्स इसमें सिर्फ थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी उतने ही प्लेस में है, जैसा कि आप देख सकते हैं इतने प्लेस में 1 2 ट्रफ 2 क्रस्ट बनते हैं, और इसमें हाई पिच में उतने ही प्लेस में 1 2 3 4 ट्रफ और 4 ही क्रस्ट बनते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हाई पिच और लो पिच का हमें यहां से अंदाजा लग सकता है। नेक्स्ट है वेव, लो पिच हाई पिच। इकट्ठा एक डायग्राम, जो वेव शेप थी मैंने इकट्ठा एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, तो उसको भी आप इस प्रकार से कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि लो पिच में एक वेव पूरी होती है, और
हाई पिच में काफ़ी सारी वेव्स पर सेकंड कंप्लीट हो जाती हैं, जिसे हम हाई पिच वॉइस बोलते हैं। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड के बारे में मैं बताऊंगा। एम्पलीट्यूड क्या है, लाउडर क्या है, लोअर पिच, हाइयर पिच, इस चीज़ के बारे में। तो एम्पलीट्यूड है द हाइट बिटवीन द मीन पोजिशन टू द हाइएस्ट पोजिशन ऑफ द वेव। वेव की मीन पोजीशन से लेके हाईएस्ट पोजीशन तक जो डिफरेंस बनता है, दैट वन इज द एम्पलीट्यूड। ये जितना ज्यादा होगा एम्पलीट्यूड, उतना लाउडर साउंड क्रिएट होगी, और जितनी वाइब्रेशंस कम रहेंगी उतनी लोअर पिच रहेगी, जितनी वाइब्रेशंस ज्यादा रहेंगी मीन्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पर सेकंड ज्यादा फ्रीक्वेंसीज आएंगी, तो दैट वन इज द हाइयर पिच साउंड होगी। नेक्स्ट आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूं कि कितने नॉइस इंटेंसिटी इन डेसिबल्स के बारे में। 130 प्लेन टेक ऑफ, 110 पेनमेटिक ड्रिल्स जितनी भी चलती हैं, 80 पर प्ले ग्राउंड्स के अंदर से इतनी साउंड प्रोड्यूस होती है, 60 डेसिबल्स नॉर्मल साउंड है, 40 विस्पर्स मीन्स जो हम कानाफूसी करते हैं, दैट वन इज द 40। नाउ नेक्स्ट साउंड स्पेक्ट्रम के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। जो 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड होती हैं, दैट वन इज द इंफ्रासाउंड्स। जैसे एलिफेंट इसको सुन सकता है 20 हर्ट्ज से भी नीचे की साउंड को। और अल्ट्रासाउंड्स कौन सी होती हैं? जो ओवर देन 20,000 हर्ट्ज होती हैं, जैसे बैट कैन लिसन दीज साउंड्स, डॉग कैन लिसन दीज साउंड्स। और 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की जो बीच, इन दोनों के बीच की जो साउंड है, दैट वन इज द ऑडिएबल साउंड्स। तो इसको हम इस प्रकार से भी अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड के बारे में इस प्रकार से भी देखते हैं। साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी टू लो फॉर ह्यूमन ईयर टू हियर ए कॉल्ड इंफ्रासाउंड। साउंड वेव विद ए फ्रीक्वेंसी टू हाई फॉर द ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड्स। तो इस प्रकार से आपको दिखाया गया है। डायग्राम को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था किस प्रकार से साउंड ट्रैवल नहीं करती वैक्यूम में। तो हम नॉर्मल एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है। एक बेल लें, उसको एक जार के अंदर रख दें, और बाद में पहले इसको बजाएंगे तो हमें वो साउंड सुनाई देगी, क्योंकि जार के अंदर एयर प्रेजेंट है। अगर दूसरी स्थिति में क्या दिखाया गया है कि इस जार के अंदर से सारी हवा को बाहर निकाल लिया गया, पंप, वैक्यूम पंप के द्वारा सारी हवा बाहर निकाल दी गई है, और अब दोबारा से जैसे ही बेल बजती है तो हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि एयर भी नहीं होती अंदर, तो वैक्यूम में हमें कभी भी सुनाई नहीं देगा। ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लॉयनहार्ट कीन लर्नर, और प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।